समंदर की लहरों से घिरा स्पेन का शहर सेंटा क्रूज 1970 में अपनी रफ्तार पकड़ रहा था। बाजारों की रौनक, गलियों में संगीत और यूरोप से आए सैलानी यहाँ की आज़ादी की खुशबू में खो रहे थे। ये वो दौर था जब सेंटा क्रूज दुनिया की नज़रों में अपनी एक नई पहचान बना रहा था। यहाँ की आर्ट एग्जीबिशंस, फैशन शो और जगमगाती नाइट लाइफ हर शाम को एक जादुई रंग में रंग देती और उसके बाद की हर सुबह एक नई शुरुआत जैसी थी। And new buildings mirror the booming growth of Spain's industrial economy. The fact that car ownership has doubled in Spain in the last decade is another superficial indicator of Spain's prosperity. The growth of steel, textile and shipbuilding industries has certainly provided an economic boost. And this, coupled with the phenomenal growth of the tourist industry, is the basis of this apparent prosperity. सेंटा क्रूज अब सिर्फ इतिहास की नहीं बल्कि भविष्य की कहानी लिख रहा था। लेकिन ठीक इसी चमकती दुनिया के पीछे कुछ लोग ऐसे बदलाव की तैयारी कर रहे थे जिसके बाद उनके बनाए नियम और विश्वास ही कानून बनने वाले थे। ये कहानी सिर्फ खौफनाक हत्याओं की नहीं बल्कि उस अंधी आस्था की है जिसने इंसानियत को भी निगल लिया। जब भी किसी इंसान को भगवान का दूत मानकर उसके पाप को भी पूजा की तरह स्वीकार किया जाएगा तो नतीजा यही होगा। टू फाइंड आउट व्हाट हैपेंड, लेट्स डाइव इनटू द रियलिटी। 17 दिसंबर सुबह के करीब 10 बजे डॉक्टर वॉल्टर ट्रैंकलर नाश्ते के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठे ही थे कि डोरबेल बजी। उन्होंने उठकर गेट खोला तो सामने दो अजनबी काले कपड़ों में खड़े थे। उनके चेहरों पर अजीब सा तनाव था। उनमें से एक, जो उम्र में काफी बड़ा था, उन्होंने कहा कि वो डॉक्टर की मेड सबीने अलेक्जेंडर के पिता और भाई हैं और वो उससे मिलने आए हैं। डॉक्टर वॉल्टर को दोनों शख्स पहली नजर में कुछ अजीब लगे। उन्हें सबीने के परिवार के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी और आज अचानक इन दो अजनबियों को देखकर उन्हें थोड़ी हैरानी हुई। फिर भी डॉक्टर ने दोनों को अंदर बुलाया और खुद सबीने को बुलाने के लिए रसोई में चले गए। सबीने एक 15 साल की लड़की थी जो डॉक्टर वॉल्टर के घर के सारे काम जिम्मेदारी से करती थी, जैसे हाउस क्लीनिंग, खाना बनाना और कपड़े आयरन करना। वो नेचर में बहुत शांत और जिम्मेदार थी। उस वक्त वो रसोई में सुबह के नाश्ते के लिए सब्जियां काट रही थी, लेकिन जैसे ही उसे डॉक्टर से पता चला कि उसके पिता और भाई उससे मिलने आए हैं, उसने चाकू वहीं रखा और डॉक्टर के साथ उनसे मिलने चली गई। सबीने अपने पिता और भाई के साथ जिस कमरे में बैठी थी, डॉक्टर वॉल्टर भी उसी कमरे में 5-6 कदम की दूरी पर खड़े थे। वो तीनों इतनी तेज आवाज में बात कर रहे थे कि हर शब्द साफ सुनाई दे रहा था। बातों का सिलसिला शुरू ही हुआ था कि सबीने के पिता ने कुछ ऐसा कहा जिसके बाद सब कुछ एक पल के लिए थम गया। उन्होंने अपनी बेटी को बताया कि वो और उसका भाई फ्रैंक अभी अभी उसकी माँ और दोनों बहनों का मर्डर करके यहाँ आए हैं और उन्हें लगा कि सबीने को भी इसका पता होना चाहिए। ये सुनकर डॉक्टर शॉक हो गए। उनके दिमाग में चल रहा था कहीं वो सबीने को भी मारने के लिए तो यहाँ नहीं आए, और ऐसी सिचुएशन में कोई भी किलर एक चश्मदीद को भी क्यों छोड़ेगा। तो उन्हें ये भी डर लग रहा था कि कहीं वो उसके साथ साथ उन्हें भी ना मार दे। डरते हुए उन्होंने सबीने की तरफ देखा, मगर अब बोलने की बारी उसकी थी। उसने अपने पिता से कहा कि उन्होंने जो जरूरी और बेहतर समझा वही किया। इसके बाद वो खुशी से अपने पिता के गले लग गई। उधर डॉक्टर वॉल्टर, जो अभी तक उसे बचाने का रास्ता ढूंढ रहे थे, अब खुद को बचाने की सोचने लगे। वो तुरंत अपने कमरे की तरफ भागे और अंदर से दरवाजा लॉक किया और कांपते हाथों से पुलिस को कॉल करके बताया कि उनके घर में 2 लोग हैं जो अपनी ही फैमिली के 3 लोगों का मर्डर करके आए हैं। ये सुनने के बाद पुलिस ने उनसे उनका एड्रेस लिया और उनको थोड़ा शांत किया। इसके बाद पुलिस उनके घर की ओर निकल गई। डॉक्टर अभी तक सदमे में थे। एक मेड जो उनके घर डेली आती है, एंड शी इज जस्ट 15, सो डॉक्टर वॉज ट्रीटिंग हर लाइक हिज डॉटर। लेकिन वही लड़की बिना किसी डर के अपने कातिल पिता और भाई के गले लग रही थी। एंड बिकॉज ऑफ दिस डॉक्टर सिचुएशन वॉज गेटिंग वर्स इन हिज ओन हाउस। डॉक्टर वॉल्टर के लिए इंतजार का एक एक पल मौत के एहसास जैसा था। 20 से 25 मिनट में पुलिस उनके घर पहुंची और डॉक्टर को बाहर बुलाया। डॉक्टर वॉल्टर घबराते हुए बाहर निकले तो सामने का नजारा देखकर हैरान रह गए। वो तीनों अभी भी वहीं मौजूद थे और ऐसे बैठे हुए थे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तीनों अभी भी उसी बात की चर्चा कर रहे थे, कैसे उन्होंने अपने घर के 3 लोगों को मार डाला और क्यों उन्हें वो हत्याएं जरूरी लगी। पुलिस ने तीनों से पूछताछ शुरू की। सबीने के पिता हेराल्ड ने वही बात दोहराई जो उन्होंने अपनी बेटी से कही थी कि वो और उसका बेटा फ्रैंक थोड़ी देर पहले ही अपनी पत्नी और 2 बेटियों का मर्डर करके यहाँ आए हैं। हेराल्ड ने आगे कहा कि उनका फैमिली और रिलीजियस मैटर है, कोई भी इसमें दखल ना दे तो बेहतर होगा। उनकी बातें सुनने के बाद पुलिस भी हैरान थी कि इन तीनों के चेहरे पे कोई डर या पछतावा नहीं है और वो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे ये कोई आम बात हो। पुलिस ने ऐसे कातिल कभी नहीं देखे जो खुद कबूल करें कि उन्होंने मर्डर किए हैं,
लेकिन पुलिस ने हेराल्ड की एक खास बात पे ध्यान दिया जब उसने कहा कि उनका फैमिली और रिलीजियस मैटर है। उसकी इन बातों को कंफर्म करने का एक ही तरीका था, उनके घर तक पहुंचना। पुलिस ने हेराल्ड को एश्योरेंस दिया कि वो इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे और बातों बातों में उनके घर का एड्रेस ले लिया। अब पुलिस ने एक टीम को बताए गए एड्रेस पर भेज दिया। जैसे ही पुलिस की टीम बताए गए एड्रेस पर पहुंची और फ्लैट के अंदर एंटर हुई, वहां का मंजर देखकर उनके होश उड़ गए। पूरा घर खून से सना हुआ था, फर्श पूरा लाल था। उन्होंने अपनी जिंदगी में लाशों की ऐसी हालत कभी नहीं देखी थी। लिविंग रूम में 2 लाश थी और बाथरूम में एक। कुल 3 महिलाओं की लाश फर्श पर पड़ी थी। लेकिन इससे भी भयानक नजारा था उन दीवारों का जिस पर तीनों लाशों के जिस्म के टुकड़े करके टांग रखे थे। पुलिस को यकीन नहीं हो रहा था कि कोई इंसान ऐसा भी कर सकता है। उन्होंने तुरंत बैकअप बुलाया और तीनों बॉडीज को हॉस्पिटल भेज दिया। इसके बाद उन्होंने डॉक्टर वॉल्टर के घर पर मौजूद टीम को कॉल करके कंफर्म किया कि हेराल्ड ने जो कहा था वो सच है। इस कंफर्मेशन कॉल के बाद पुलिस ने हेराल्ड और फ्रैंक को तुरंत गिरफ्तार कर लिया। लेकिन तभी उनकी बेटी सबीने रोने लगी और ऑफिसर से रिक्वेस्ट करने लगी कि उसे भी उनके साथ ले जाएं। पुलिस सोच में पड़ गई क्योंकि सबीने ने कोई जुर्म नहीं किया था तो उसे गिरफ्तार करने का कोई रीज़न नहीं था। लेकिन वो माइनर थी और अब उसकी फैमिली में कोई नहीं बचा था जो उसे अपने पास रख सके। इसलिए पुलिस ने हालात को देखते हुए सबीने को भी उन दोनों के साथ ले जाने का फैसला किया। अब तक ये तो साबित हो गया कि हेराल्ड ने जो कुछ भी खुलासा किया वो सब सच था, लेकिन पुलिस के आगे सबसे बड़ा सवाल था कि उन्होंने अपनी ही फैमिली मेंबर्स के साथ ऐसा क्यों किया और ऐसा क्या रिलीजियस मैटर है जिसके लिए उन्हें कदम उठाना पड़ा। पुलिस ने तीनों से यही सवाल किया, लेकिन इसके बाद जो कहानी उन्होंने बताई वो सुनकर पुलिस दंग रह गई। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें जाना होगा 18th सेंचुरी में, जब ईयर 1800 में ऑस्ट्रिया के शहर डची ऑफ स्टीरिया में एक शख्स का जन्म हुआ जिनका नाम था जैकब लॉर्बर। वो एक ऐसे इंसान थे जो मानते थे कि उन्हें ईश्वर से कोई खास संदेश मिलते हैं और वही उनकी जिंदगी का रास्ता तय करते हैं। करीब 40 साल की उम्र में 15 मार्च 1840 को जैकब ने दावा किया कि उनके दिल से एक रहस्यमयी आवाज सुनाई देने लगी। जब वो आवाज आनी बंद नहीं हुई तो उन्होंने उस आवाज में मिल रहे संदेशों को लिखना शुरू किया और उन्हें ये एहसास हुआ कि ये कोई आम आवाज नहीं, ये परमात्मा की आवाज है। और उसी आवाज ने उन्हें एक नाम दिया, गॉड्स स्क्राइब, यानी ईश्वर का लेखक। इसके बाद उन्होंने उस आवाज के कहने पर एक ग्रुप बनाया जिसका नाम रखा द लॉर्बर सोसाइटी। ये एक छोटा सा रिलीजियस कल्ट था जिसमें सिर्फ 100 लोग शामिल थे। वो मानते थे कि यही 100 लोग अच्छे हैं। उनकी सोच थी कि इन 100 लोगों के अलावा बाकी इंसानों से दूर रहना चाहिए, उनसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वही 100 लोग स्वर्ग के असली हकदार हैं और बाकी सब खत्म हो जाएंगे। ईयर 1864 में जब जैकब की डेथ हुई तब तक वो 24 साल में 10,000 पेजेस लिख चुके थे। उनके बाद इस ग्रुप का नया लीडर बना जॉर्ज रिहील, जो कि जर्मनी से था। 1930 के एंड में हेराल्ड अलेक्जेंडर की मुलाकात जॉर्ज रिहील से हुई, जो उस समय जर्मनी के हैम्बर्ग में लॉर्बर सोसाइटी का लीडर था। हेराल्ड ने जॉर्ज के आखिरी दिनों में उसकी देखभाल की और उसके डेथ के बाद हेराल्ड ने अनाउंस किया कि जॉर्ज ने उसे अपना उत्तराधिकारी बनाया था और वो द लॉर्बर सोसाइटी का नया लीडर बन गया। लॉर्बर सोसाइटी की एक और खासियत थी कि उनके फॉलोअर्स मानते थे कि उनका नेता जीसस क्राइस्ट से सीधी बात करता है। इसी विश्वास के आधार पर कुछ वर्षों बाद हेराल्ड ने अनाउंस किया कि परमात्मा का दूत जल्द ही पृथ्वी पर जन्म लेगा, चाहे वो किसी भी रूप में आए। हर कोई उसे पहचानने को मजबूर होगा। वही हमारी मौत की जगह, वक्त और तारीख तय करेगा और वही हमें जन्नत तक लेकर जाएगा। इस अनाउंसमेंट के बाद आलम ये हो गया कि लोग हेराल्ड की बातों में आकर जुड़ते ही चले गए और उनके फॉलोअर्स की संख्या हजारों में हो गई। इस भविष्यवाणी के पूरे होने का इंतजार लगभग 1 दशक तक चला। ईयर 1954 में हेराल्ड और उनकी पत्नी डैगमा के घर एक बेटे का जन्म हुआ जिसका नाम फ्रैंक रखा गया। हेराल्ड ने उसे पृथ्वी पर ईश्वर का दूत अनाउंस किया। इस अनाउंसमेंट का फ्रैंक पर बचपन से ही गहरा असर पड़ा। कोई उससे आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकता था और उसकी इच्छाएं पूरी करना सबके लिए जरूरी था। उनका मानना था कि फ्रैंक की हर मांग को बिना किसी सवाल के पूरा किया जाएगा। हालांकि सबसे अजीब बात तब शुरू हुई जब फ्रैंक 14 साल का हुआ। इस उम्र में उसे लड़कियों में दिलचस्पी जागी, लेकिन एक प्रॉब्लम थी। लॉर्बर सोसाइटी के सिद्धांतों के अनुसार बाहरी लोग पापी थे। ऐसे में फ्रैंक के लिए किसी सामान्य रिश्ते की गुंजाइश नहीं थी। लेकिन क्या कोई ईश्वर की इच्छाओं को नकार सकता था? उसने अपनी इन इच्छाओं को पूरा करने का एक ऐसा तरीका निकाला जिसने हर तरह की हदें पार कर दी। फ्रैंक ने अपने फॉलोअर्स को आदेश दिया, अगर बाहरी लोग अशुद्ध हैं तो हमें एक दूसरे के साथ ही संबंध बनाने चाहिए। हैरानी की बात यह थी कि उसके फॉलोअर्स ने ये घिनौनी बात भी मान ली बिना कोई सवाल उठाए। उसने अपनी माँ डैगमा और 3 बहनें मरीना, पेट्रा और सबाइन को
अपनी सेक्स डिजायर्स को पूरा करने के लिए मजबूर किया। कुछ टाइम तक अलेक्जेंडर फैमिली के घर में ये सब चलता रहा कि एक दिन फ्रैंक की बहन पेट्रा ने अपने दोस्तों को बताया कि वो अपने भाई के विशेष अधिकारों से जलती है और कैसे फ्रैंक अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए उसकी माँ और बहनों को मजबूर करता है। लेकिन ये सब बातें दोस्तों से होते हुए पूरे शहर में फैलने लगी और अलेक्जेंडर फैमिली के लाइफस्टाइल की वजह से शहर के लोग उनसे नफरत करने लगे। एज अ रिजल्ट अलेक्जेंडर फैमिली को 1970 में जर्मनी को छोड़ना पड़ा और वो स्पेन के कैनरी आइलैंड में जाकर रहने लगे। वहाँ भी उनके बिलीफ्स चेंज नहीं हुए। फ्रैंक अभी भी ईश्वर का दूत था और उसका हर शब्द परिवार के लिए अंतिम आदेश। 16 दिसंबर की शाम को फ्रैंक अपने कमरे में बैठा हुआ था। अचानक वो उठा और दूसरे कमरे में गया जहाँ उसकी माँ लेटी हुई थी। उसे अपनी माँ के लेटने का तरीका पसंद नहीं आया और उसी पल उसने अपने पिता से कहा कि द आवर ऑफ किलिंग आज ही होगा। ये सुनते ही हेराल्ड खुश हो गया, जैसे वो इसी पल का ही इंतजार कर रहा था। द आवर ऑफ किलिंग के अनुसार पुरुष तो नॉर्मल डेथ से भी स्वर्ग जा सकते हैं, लेकिन औरतों में पाप और बुराइयां भरी होती हैं, इसलिए उन्हें मारा जाना जरूरी है ताकि उनके गुनाह यहीं खत्म हो जाए और उनकी आत्मा शुद्ध होकर स्वर्ग जा सके। अकॉर्डिंग टू देयर बिलीफ इस दिन का फैसला भी उनका भगवान का दूत करेगा, यानी कि फ्रैंक। घर की सभी महिलाएं ये बात जानती थी कि उनके जीवन में कभी ना कभी ये दिन आएगा। अब आवर ऑफ किलिंग के लिए उसने सबसे पहले अपनी माँ को चुना। उनके हाथ पीछे बांधकर उन्हें लिटाया और फ्रैंक कमरे से लोहे का हैंगर लेकर आया। जैसे ही उसके पिता ने पियानो बजाना शुरू किया, फ्रैंक ने अपनी माँ के सिर पर वार करना शुरू कर दिया। ये उनका ही बनाया हुआ नियम था। वार तब तक चलेंगे जब तक पियानो बजता रहेगा और पियानो तब तक बजेगा जब तक हत्या पूरी ना हो। माँ के मरते ही पियानो की आवाज थम गई। इसके बाद सबसे बड़ी बहन मरीना की बारी थी। वो दीवार के पास खड़ी थी और उसके हाथ भी पीछे बंधे थे। फ्रैंक ने फिर वही दोहराया, सर पर वार, पियानो की धुन, और तब तक मारता रहा जब तक उसकी सांसें नहीं रुकी। अब आई दूसरी बहन पेट्रा की बारी। वही पैटर्न, वही बेरहमी, वही संगीत। तीनों की मौत के बाद फ्रैंक ने एक तेजधार औजार उठाया और तीनों के शरीर के टुकड़े कर दिए। उन अंगों को उसने पूरे कमरे की दीवारों पर टांग दिया, जो कि उनकी लॉर्बर सोसाइटी की पूजा का हिस्सा था। ये सब करने के बाद फ्रैंक और हेराल्ड वहां से निकल गए। उन्हीं का एक और घर बराबर में था और वहां जाकर आराम से सो गए जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अगली सुबह 17 दिसंबर को दोनों उठे और सीधे डॉक्टर वॉल्टर के घर पहुंच गए। वहां उनकी 15 साल की बेटी सबीने काम करती थी, जो फ्रैंक की सबसे छोटी बहन थी। इत्तेफाक से वो पिछली रात घर पर नहीं थी, वो डॉक्टर के घर काम पर थी, वरना द आवर ऑफ किलिंग में उसकी भी बारी थी। डॉक्टर के घर पे पहुंचने के बाद उन्होंने सबीने को बड़े आराम से वही बात बताई कि उन्होंने उसकी माँ और दोनों बहनों को मार डाला है। लेकिन डॉक्टर ने तुरंत पुलिस को बुला लिया, जिस वजह से ये पूरा कत्लेआम सामने आया। इस सब खुलासे के बाद पुलिस ने हेराल्ड और फ्रैंक को मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया, जहाँ कुछ टेस्ट के बाद ये सामने आया कि उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी और उन्हें मेंटल असाइलम भेज दिया गया। इसके बाद भी सबीने ने अपने भाई और पिता के साथ जाने की भीख मांगी, लेकिन ये पॉसिबल नहीं था। ऐसा माना जाता है कि उसके बाद सबीने मैड्रिड की किसी मोनेस्ट्री में चली गई और फिर कभी उसके बारे में कुछ सुनने को नहीं मिला। लेकिन 1990 में फिर से फ्रैंक और हेराल्ड का नाम सामने आया। वो मेंटल असाइलम से भाग निकले और इंटरपोल ने उनकी गिरफ्तारी के लिए एक इंटरनेशनल वारंट जारी किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वो दोनों गायब हो गए और आज तक पकड़े नहीं गए। उनके बारे में कई अफवाहें सामने आई। किसी का मानना है कि उन्हें लॉर्बर सोसाइटी के एक मेंबर ने छिपाया था। दूसरी थ्योरी है कि उन्होंने सबीने को ढूंढ लिया और अपना रिलीजियस रिचुअल पूरा किया, पहले उसे और फिर खुद को मार डाला। हालांकि अभी भी कोई नहीं जानता कि भागने के बाद उनके साथ क्या हुआ और भगवान का दूत आज भी है या भगवान को प्यारा हो गया। लॉर्बर सोसाइटी सिर्फ एक कल्ट नहीं था, वो एक मानसिक कैद थी जिसमें हर रिश्ते की मर्यादा को कुचल दिया गया। सवाल ये नहीं है कि ऐसा क्यों हुआ, सवाल ये है कि कब हम समझेंगे किसी भी सोच या सिस्टम को आंख बंद करके फॉलो करना हमें किस डायरेक्शन में ले जा सकता है। क्या किसी भी बिलीफ के नाम पर अंधा विश्वास सही है? Let us know your thoughts in the comments. Thanks for watching and don't forget to subscribe the channel, and I'll be back soon with another grim reality.